हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस, जिसका नया सेक्शन 144 बीएनएसएस है, इसके अंतर्गत यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई केस दर्ज कराती है और आपको यह भी पता होता है कि इसके अंदर जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो रॉन्ग है, अब ऐसे में इस केस को आपको कैसे डील करना है और आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैक्सिमम लोगों को इसके स्टेप ही पता नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोग गलत कर देते हैं। या तो कोई ऐसे स्टेप लेते हैं जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, और या फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो इसमें स्टेप्स के साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि सामने वाले की मेंटेलिटी क्या रहती है, एंड ओनली देन वी कैन डिसाइड कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना। अगर आपका ऐसा कोई भी केस चल रहा है करंटली, या फिर ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर होने वाला है, या आपको जस्ट अभी नोटिस आया है, तो लोग क्या करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़ने से पहले समझना जरूरी है, और जो चीज आप लड़ने जा रहे हैं उसके लिए एक रणनीति बनानी जरूरी है कि हम इस तरह से इसको लड़ेंगे, इस तरह से हम एक के बाद दूसरा स्टेप लेंगे। पहले स्टेप का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट अगर ये आएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, और अगर ये आएगा तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा। बट ऐसा कोई भी विश्लेषण हम लोग नहीं करते और सिंपल हैंडली फाइट करना चालू कर देते हैं। चलिए अब बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस की एक पिटीशन आपको मिली, जिसके अंदर लड़की ने तमाम प्रकार की कहानी बताई और लास्ट में बोला कि मुझे जो है मेंटेनेंस का इतना पैसा चाहिए। अब यहां पर क्या होता है कि उसने जो आपकी सैलरी होती है वो 4 गुना करके बताई होती है नॉर्मल मामलों में, और अपना जो मेंटेनेंस भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया मेरा पति 2 लाख रुपए महीना कमाता है और मुझे 60,000 रुपए महीना चाहिए। अब आपकी सैलरी जो है वो है 80,000 रुपये या 70,000 रुपये, तो 60,000 रुपये महीना वो मांग रही है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान होने लगते हैं। आपको परेशान नहीं होना कि उसने आपकी सैलरी क्या लिख दी और क्या मांग ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो मेंटेनेंस तय होगा वो जो आप अपनी सैलरी स्लिप या इनकम कोर्ट में देंगे उसका प्रूफ, उसके आधार पर तय होगा। यदि आपकी इनकम 70,000 रुपये है तो मेंटेनेंस 70,000 रुपये लगेगा, चाहे उसने कुछ भी मांगा हो। तो 70,000 का 20% यानी 14,000 रुपये लगभग आपका मेंटेनेंस बंधेगा। इससे कम भी हो सकता है अगर छोटी जगह है तो। अब खैर बात आती है कि इस केस को लड़ना कैसे है। क्या हमें शुरू में ही एकदम से अपना रिप्लाई फाइल करके फाइट करना चालू कर देना? सबसे पहले आपको कंडीशंस देखनी है कि आपके केस में कंडीशंस क्या है। अगर आपके केस में ऐसी कंडीशन है कि आपकी पत्नी जॉब में है और उसका कोई प्रूफ चाहे छोटा या बड़ा आपके पास है, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और उसका कोई प्रूफ छोटा या बड़ा आपके पास है, या वाइफ ने केस फाइल करते हुए अपना कोई रजनेश नेहा का एफिडेविट दिया है, उसके अंदर उसने कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जिसके प्रूफ आपके पास है। अब यहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। कई बार आप कहते हैं लड़की ने झूठ बोला है, सर मैं उसके ऊपर 340 सीआरपीसी कर दूं, और झूठ क्या बोला होता है पता है? कि आपकी सैलरी को 70,000 की जगह 2 लाख बताया होता है। दोस्तों इसके बेसिस पे 340 सीआरपीसी नहीं हो सकता। तो ये सामने वाली पार्टी सीधा सीधा ये कहेगी मुझे थोड़ी ना पता है इसकी एक्यूरेट इनकम क्या है, मैंने तो अपने हिसाब से कही, अपने अकॉर्डिंग मुझे जो आइडिया था लिख दी। तो ये कोई 340 सीआरपीसी का आधार नहीं बनेगा। 340 सीआरपीसी का आधार तब बनता है जब वो अपने बारे में कुछ झूठ बोलती है जिसका उसे नॉलेज है और वो उसको गलत बता रही है, तो 340 अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहती है मेरी कोई जॉब नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में वर्किंग है और उसकी सैलरी स्लिप आपके पास है, 340 अट्रैक्ट होगा। कहती है मैं 12th पढ़ी लिखी हूं, लेकिन आपके पास उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, 340 यहां पे भी अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह की चीजों पे 340 अट्रैक्ट होता है। अब सबसे पहले जब उसकी पिटीशन आई है, आप समन रिसीव करते हैं, कोर्ट में पेयर होते हैं, पहली डेट तो आप वैसे ही मिस कर सकते हैं। मिस इन द सेंस आपके एडवोकेट साथ में जाएंगे और वो अपना वकालतनामा पेश करेंगे, उस आधार पर आपको पहली डेट स्किप हो जाएगी और दूसरी डेट आपको आगे मिल जाएगी। उस पर आपसे आपका रिप्लाई मांगा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमें रिप्लाई सबमिट करना चाहिए? देखिए कुछ लीगल टाइम होता है 90 डेज का आपके पास, उतना तो आप वैसे भी ट्रैक कर सकते हो, और कई बार थोड़ी और अपॉर्चुनिटी भी कोर्ट में एडजॉर्नमेंट लगा के मिल जाती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अगली डेट पे ही रिप्लाई देना है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हो तो आप 1-2 डेट स्किप कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। फिर कोर्ट आपको कहेगा आप रिप्लाई दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हैं, केस को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा लेट नहीं करना, 1-2 डेट तक ठीक है। अब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो। अब क्वेश्चन आता है क्या इस रिप्लाई के साथ हमें अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट भी देना चाहिए? इसके लिए दोस्तों आपको फाइल पे पहले यह देखना है कि क्या आपकी पत्नी का एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट आ चुका है। अगर आ चुका है तो ये देखो कि उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, उसमें उसने कुछ हाइड तो नहीं किया है, और अगर हाइड किया है तो 91 सीआरपीसी के एप्लीकेशन, जिसका नया सेक्शन 94 बीएनएसएस है, उसके अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब इसने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई है, इसको आदेशित किया जाए अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, इसका अकाउंट नंबर सो एंड सो है, इसने अपनी जॉब डिटेल छुपाई है, यहाँ पे काम करती है, इसकी सैलरी स्लिप हम अटैच कर रहे हैं, इसको आदेशित किया जाए कि अपनी जॉब की पूरी डिटेल दे। इस तरह से आपको अपने रिप्लाई के साथ एक 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस की एक एप्लीकेशन मूव कर देनी है।
अब पहले ये डिसाइड होगी, आपको कोर्ट को कहना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। कई बार कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन को तो साइड में रख देती है और इंटरिम पे बात करने लगती है। को कहना है कोर्ट को बहुत ही पोलाइटली कि सर पहले ये तो डिसाइड हो जाए, इसका कंप्लीट एफिडेविट तो आ जाए। वो हाफ एफिडेविट दे रही है और कानून क्या कहता है कि पिटिशनर पहले अपना कंप्लीट एफिडेविट देगी और उसके 4 हफ्ते में जो है हस्बैंड अपनी तरफ से एफिडेविट देगा। तो आपको अपना एफिडेविट तब तक नहीं देना जब तक वो कंप्लीट एफिडेविट अपना फाइल नहीं कर देती। और इसके लिए आपको कोर्ट को भी कन्विंस करना होगा, कोर्ट को आर्ग्यू करना पड़ेगा। अगर कोर्ट कहता है आपको एफिडेविट के लिए, तो आपको कोर्ट को कानून का हवाला देते हुए ये बताना होगा कि मैडम इंटरिम डिसाइड कैसे हो जाएगा, सर इंटरिम डिसाइड कैसे हो जाएगा जब तक इसकी इनकम ही रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। तो हमने तो एक सिंपल एप्लीकेशन दी है, आप उसको मेरिट पर डिसाइड कर दें और उसके बाद हम अपना एफिडेविट फाइल कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है लड़की के एफिडेविट आने के बाद ही आपको अपना एफिडेविट फाइल करना है। और अगर उसका एफिडेविट अपूर्ण है तो पहले उसको पूर्ण कराने के लिए आपको एक 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस का एप्लीकेशन देना है। इसके डिसाइड होने के बाद आपको अपना एफिडेविट देना है और फिर उसके बाद फाइल इंटरिम पे आएगी, तब आपको बहस करनी है। अब बात आती है कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि इंटरिम डिसाइड होने से पहले एडल्ट्री को कोर्ट को तय करना होगा, जिस पर मैंने वीडियो कुछ ही समय पहले पोस्ट की। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक 125(4) का एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं अपने रिप्लाई के साथ साथ, और उसमें उसके एडल्ट्री के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं, जो आपके पास प्रूफ है वो अटैच कर सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी एनेक्सर कर सकते हैं और कोर्ट को प्रे कर सकते हैं, जनाब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग पहले मेरी ये पिटीशन तय होगी, यानी पहले इसकी एडल्ट्री आपको तय करनी है, उसके बाद जो है इंटरिम पे बहस होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें, अब कई सारे लोग ऐसी कमेंट करते हैं कि साहब कोर्ट तुम्हारा सुनता है नहीं, कोर्ट तुम्हारा सुनता है नहीं। रियलिटी क्या होती है, 90% केसेज में ये होता है कि आप कोर्ट को प्रेस ही नहीं करते या फिर आप आर्ग्यू ही नहीं करते स्ट्रांगली उस पर। तो सुओ मोटो तो कुछ भी नहीं होगा कोर्ट के अंदर कि आप सोचें अपने आप हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमें पता है कि किस तरह से कोर्ट्स काम करती हैं। आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सही के लिए, तब कोर्ट उस चीज को देखेगी। लेकिन कई बार हम उस हद तक जाके प्रेस नहीं करते तो चीजें हो ही नहीं पाती। कोर्ट कहती है भाई इंटरिम पे बहस होगी, तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो लड़की हो सकता है एडल्ट्री में रह रही हो। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट यूज करते हो आप 125(4) को पहले डिसाइड कराइए। इसके अलावा दोस्तों जहां पे प्राइमा फेसी झूठ बोले गए, अपनी जॉब को छुपा लिया, अपनी ITR को छुपा लिया, बैंक स्टेटमेंट को छुपा लिया, अपनी FD को छुपा लिया और उनके प्रूफ आपके पास हैं, तो ऐसे में फिर आपको 340 CRPC को भी इंटरिम से पहले ही मूव करना चाहिए। और कोर्ट को इस बात के लिए भी कहना चाहिए कि पहले 340 डिसाइड होगा। इस पर भी एक जजमेंट है जिस पर मैंने हाल ही में वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और उस जजमेंट का रेफरेंस देना चाहिए कि पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद इंटरिम डिसाइड होगा। ओके। और अगर कोई शार्प ऐसे झूठ नहीं है, केवल छोटी मोटी चीजें लिखी हैं, तो 340 CRPC इस स्टेज पे लगाने का कोई मतलब नहीं है। या तो उसको साइड में रख दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बेहतर है कि जब लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आप 340 CRPC फाइल करें। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको समझाया ना, अगर आप ये देखेंगे और ध्यान से आपने सुना होगा, तो आपको एक बात पता चली होगी कि ये सब कुछ, कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपका मामला क्या है, आपके मामले की परिस्थितियां क्या है, और उस परिस्थिति के हिसाब से ही आपको स्टेप लेने होंगे। तो यानी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन हर एक के मामले में उपयोग नहीं हो सकती। जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इनको ध्यान में रख के चलते हैं तो आप कुछ भी चीज मिस नहीं करोगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपको अपने केस की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस पर बाकी सब लोगों को भी अवेयरनेस मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।